नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं अमर उजाला पर धन धना धन। पाकिस्तान को आईएमएफ से $7 अरब का नया कर्ज मिला है। ये जो बहुत बड़ी रकम मिली है, क्या ये पाकिस्तान को आर्थिक संकट से निकाल पाएगी? क्या पाकिस्तान चीन के कर्ज जाल से निकल पाएगा? क्या पाकिस्तान के रुपये को मजबूती मिल पाएगी? सवाल तमाम हैं और इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रणय उपाध्याय मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी। प्रणय, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल ये कि आईएमएफ ने ये जो नया कर्ज पाकिस्तान को दिया है, क्या पाकिस्तान आईएमएफ की नियम शर्तों को पूरा करने में सफल रहा था? क्योंकि खबरें तो यही थी कि नया कर्ज तब मिलेगा जब पाकिस्तान इन तमाम शर्तों को पूरा कर देगा। बिल्कुल, अगर आप तकनीकी तौर पर देखें तो पाकिस्तान ने कंप्लायंस दिखाया है, उसके बाद ही उसे ये कर्ज मिला है और कर्ज भी सशर्त मिला है। यानी बहुत सारी शर्तें हैं जिनको पूरा करने की उसके ऊपर पाबंदी है, और अगर ये नहीं हुआ, क्योंकि ये इकट्ठा $7 अरब नहीं मिला है, ये ट्रेंचेस में मिलेगा। तो अभी पहली किस्त जारी हो चुकी है, यानी उसने इतना कंप्लायंस दिखाया है कि आईएमएफ इस बात को लेकर मुतमईन है, आश्वस्त है कि पाकिस्तान ने जो कुछ दिया है आश्वासन, उसके आधार पर उसे पहली ट्रेंच दी जा सकती है। लेकिन अभी 3 साल का ये कर्ज की अवधि है और इस 3 साल के दौरान पाकिस्तान का रेगुलर अपडेट होता रहेगा, यानी पाकिस्तान पर रेगुलर उसकी जांच परख होती रहेगी, और अगर वो कंप्लायंस में कहीं भी चूकता है तो उसका ये जो अगला ट्रेंच है वो रुक सकता है। अच्छा, अब प्रणय, खबरें जो मीडिया में हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान ने 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। 6 अपने मंत्रालय बंद कर दिए हैं। ये क्या खबर है? देखिए, बहुत दिनों से चूंकि आईएमएफ ने जो गवर्नेंस के नियम हैं, और पाकिस्तान के अंदर ऐसे कई जिन्हें आप विभाग कह सकते हैं, मंत्रालय होते हैं, और गवर्नेंस में एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हर सरकार करती रहती है, क्योंकि कई चीज़ें आउटडेटेड हो जाती हैं, वक्त के अनुसार उनकी प्रासंगिकता बदल जाती है। आप भारत में ही देखें तो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के तहत ऐसे कई मंत्रालय विभाग थे जिन्हें या तो मर्ज कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, क्योंकि उनकी प्रासंगिकता और ज़रूरत खत्म हो गई थी। और ऐसे में बहुत सारे जो कर्मचारी हैं उन्हें या तो विभागों को मर्ज कर दिया जाता है, रीस्ट्रक्चर कर दिया जाता है, सरकार धीरे धीरे जो है वो नए कर्मचारियों की भर्ती कम कर देती है। उसी तरीके के जो बहुत सारे सुधार बहुत लंबे समय से लंबित थे पाकिस्तान के अंदर, उनके तहत बहुत सारे कर्मचारियों को हटाने का फैसला किया गया है, कई विभागों को रीस्ट्रक्चर करने का फैसला किया गया है, और कई विभाग बंद करने की जो नौबत आई है। हालांकि इसको लेके पाकिस्तान के अंदर, देखिए, पाकिस्तान भी एक कमजोर अर्थव्यवस्था वाला मुल्क है, तो जाहिर तौर पर सरकारी नौकरी और सरकारी नौकरी के अंदर आश्वासन, ये एक ऐसी चीज है, हर ऐसे मुल्क के अंदर व्यक्ति चाहता है कि भाई सरकारी नौकरी लग गई, इसका मतलब अब आराम से जिंदगी कटेगी। तो कोई नहीं चाहता है कि उसका रिव्यू हो और उसके बाद उसकी नौकरी पे जो है वो 40-45 की एज में, 50 की एज में जाके संकट आ जाए। लेकिन पाकिस्तान को चूंकि ये कंप्लायंस करना जरूरी था, और पाकिस्तान दुनिया की उन मुल्कों में शामिल है जिन मुल्कों की जो अर्थव्यवस्था है वो पिछले कई सालों से डामाडोल है। और ख़ासतौर पर अगर आप पोस्ट कोविड प्रेशर देखें तो पाकिस्तान में कोविड के बाद, वहाँ जिस तरीके का सैलाब आया था, उसके बाद से, भूकंप के बाद से, तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था एक नाजुक दौर में पहले से ही थी। विदेशी कर्ज की लत उनके यहाँ पे थी ही सही, तो उस विदेशी कर्ज के चक्कर में वो कर्ज चुकाने के लिए और कर्ज लेते चले गए, और इस समय पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी एक डेट ट्रैप में है। तो ये जो आईएमएफ का कर्ज है, जिसको लेकर वहां पे काफी गाना बजाना हो रहा है कि बस अब आईएमएफ का कर्ज आ गया, अब तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये फिर एक दिवा स्वप्न है पाकिस्तान के लिए। इसलिए वरुण, क्योंकि कर्ज से कोई अमीर नहीं होता, बिल्कुल, आदमी कमा के, हमारे यहाँ कहावत है, कर्ज लेके घी पीना बड़ा बुरा है। बिल्कुल जी। लेकिन क्या है कि अब लत ऐसी है कि कर्ज जो है वो एक नशे की तरह होता है। तो आदमी कुछ देर के लिए हाई देता है, कुछ समय के लिए लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, और वो फिर अपनी उस धुन के अंदर चला जाता है। लेकिन कर्ज लेके उद्यम जो कर पाता है, वो उस कर्ज का पैसा भी चुका पाता है और उससे अपने एसेट भी बना पाता है, और ये इकोनॉमिक्स का बेसिक नियम है। लेकिन पाकिस्तान का जो एसेट बिल्डिंग प्रोसेस है वही बहुत स्ट्रेस्ड है, और इसके चक्कर में पाकिस्तान ने ऐसी डील्स की हैं जिसको लेके पाकिस्तान में अपने भीतर बहुत सवाल हैं। ग्वादर का जो पोर्ट जो उसने चीन को दिया है वरुण, वहां पर अगर आप उसके फाइन प्रिंट्स देखेंगे, और ये फाइन प्रिंट्स जो है आईएमएफ के साथ डील में सामने आए हैं बहुत सारी चीज़ों के, क्योंकि आईएमएफ ने शर्त रख दी थी कि आप पहले बताइए कि आप चीन से कितना कर्ज लेके बैठे हुए हैं, और यूएई से कर्ज कितना लेके बैठे हुए हैं, सऊदी अरब से कितना लेके बैठे हुए हैं। और चीन को लेके आप तो जानते ही हैं, बहुत सारी दुनिया की कई संस्थाओं की चिंता भी है।
तो उस कर्ज को लेकर चिंता थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे पैसे लेके आप उनके पैसे चुकाने लग जाएंगे। तो आईएमएफ ये जानना चाहता था। तो ग्वादर के पोर्ट को लेकर अगर प्रॉफिट शेयरिंग फॉर्मूला को देखा जाए, जिस ग्वादर के बारे में माना जा रहा था कि पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा और बिल्कुल एकदम गेम चेंजर होगा, इस ढोल नगाड़े और ढिंडोरे के पीछे की असलियत यह है कि प्रॉफिट शेयरिंग में पाकिस्तान के पास केवल 9% है। और ये पाकिस्तान के अपने एक्सपर्ट्स इस चीज को लेकर सर पीट रहे हैं कि आखिर ये डील कर किसने ली और कैसे कर ली, जिसके अंदर अपना पोर्ट देने वाला जो मुल्क है वो केवल 9% कमाएगा और बाकी का 91% जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाला जो दूसरा मुल्क है वो कमाएगा। बहुत अजीब बात है। खैर, जब बात चीन की हो रही है तो हम ये जानना चाहेंगे पाकिस्तान पर इस वक्त कुल कर्ज कितना है और इसमें से चीन का कर्ज कितना है और बाकी देशों का कर्ज कितना है। देखिए, पाकिस्तान जबरदस्त डेट ट्रैप में है। अगर मैं केवल आपसे बात की जाए, केवल चीन के कर्ज की बात की जाए, तो जितना उसको आईएमएफ से मिला है उसका लगभग 2.5 गुना 3 गुना का कर्ज, यानी 12 से 13 अरब डॉलर जो है वो तो अभी उन्होंने रिस्ट्रक्चर कराया है। चाइना का इमीडिएट डेट है। चूंकि देशों के जो कर्ज होते हैं वो देशों के कर्ज बड़े दीर्घकालिक होते हैं, उनकी जो परसेंटेज होता है, यानी जो इंटरेस्ट रेट जिसे हम कहते हैं, ब्याज दर, वो भी अपेक्षाकृत कम होती है। लंबे समय के ये कर्ज होते हैं और लंबे समय के कर्ज के अंदर फायदा ये होता है कि भाई अगर आप रिस्ट्रक्चर कराते हैं, वक्त अवधि बढ़ती है तो बढ़ता चला जाता है कर्ज जो है। तो पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज है वो कई अरब डॉलर का है, क्योंकि मैं आपको सही आंकड़ा और ठोस आंकड़ा इसलिए नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि अलग अलग जगह के वेरिएशन है। लेकिन अभी जो आईएमएफ के आंकड़े सामने आए हैं उन आईएमएफ के आंकड़ों के मुताबिक करीब 12 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज जो है वो अकेले चीन का है। इससे ज्यादा का, इसमें से कई कर्ज ऐसे हैं वरुण जो कि चीन ने राइट ऑफ भी किए हैं। इसके अलावा करीब 7-8 अरब डॉलर का जो कर्ज है वो सऊदी अरब का कर्ज है, जिसके अंदर तेल पेमेंट से कुछ चीजें वो बैलेंस आउट करते हैं और कुछ करीब 4 अरब डॉलर के आसपास का जो ऐसा पैसा था जो कि सऊदी अरब को लेना था पाकिस्तान से, तो वो भी कुछ बैलेंस आउट हुआ है। और वो भी इस आईएमएफ के कर्ज के अंदर जो पाकिस्तान ने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं उसके साथ में ये बताया है कि भाई ये भी हमने रिस्ट्रक्चर कर लिया है। तो पाकिस्तान के ऊपर अगर आप पर कैपिटा आप देखेंगे तो पाकिस्तान के ऊपर कर्ज जो है वो हजारों डॉलर का कर्ज प्रति व्यक्ति के ऊपर है। 25 करोड़ के करीब की पाकिस्तान की आबादी। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान अभी तक आईएमएफ से कुल कितना पैसा ले चुका है? एक सवाल इसी के भीतर ये भी है कि ये जो पैसा है ये मदद के रूप में माना जाए या बिल्कुल कर्ज के रूप में ही माना जाए, वापस करना पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान ने इससे पहले भी पाकिस्तान कई बार आईएमएफ से कई ट्रेंच के अंदर कर्ज ले चुका है। और चूंकि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये जो ऐसी संस्थाएं हैं, इनके जो कर्ज होते हैं ये कंप्लायंस से भी रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा कई जो सॉफ्ट लोन कंट्रीज देते हैं, जैसे सऊदी अरब ने लोन दे रखा था, फिर आपको याद होगा कि सऊदी अरब ने कुछ समय पहले पाकिस्तान को कर्ज देने से इनकार कर दिया था, यानी कर्ज की अगली किस्त जो है वो पाकिस्तान को देने से इनकार की थी सऊदी अरब में। इसी तरीके का कुछ हाल यूएई के साथ भी है कि संयुक्त अरब अमीरात ने भी बहुत सारा कर्ज जो है वो देने से इनकार किया था। यहाँ तक कि चीन, जो कि सो कॉल्ड इनका ऑल वेदर फ्रेंड है पाकिस्तान का, उसने भी बहुत सारे कर्ज को रिस्ट्रक्चर करने से मना कर दिया था। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली कर्ज होता है, ये मदद नहीं है, इमदाद नहीं है, ये कर्ज है। ये ऐसी सहायता है जो आपने एक आश्वासन के आधार पर ली है, यानी आप इस अवधि के अंदर जितना पैसा वापस करेंगे, ये पैसा आप वापस करेंगे और इन शर्तों के साथ वापस करेंगे। और अगर वो शर्तें पूरी नहीं होती हैं या कर्ज देने वाले को, जैसे बैंक से हम कर्ज लेते हैं तो बैंक को ये आश्वासन होना चाहिए कि आप वो कर्ज चुका पाएंगे, आपका सिविल स्कोर देखा जाता है, तमाम चीजें, बिल्कुल, और आपके एसेट देखे जा सकते हैं, आपका गवर्नेंस देखा जा सकता है। और जब उन्हें भरोसा होता है तो कर्ज देने की वाली ही ये संस्थाएं हैं। लेकिन वो ये देखती हैं कि आपका कर्ज रिस्ट्रक्चर कैसे हो रहा है, कितना कर्ज आप चुका पा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ में अगर आप पाकिस्तान का मौजूदा सूरत हाल देखें तो पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी समस्या जो हो रही है वो ये हो रही है कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट गिर रहे हैं और पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल बढ़ता चला जा रहा है। तो इंपोर्ट आपको ज्यादा करना है, प्लस अगर आप करेंसी डिवैल्यू करते हैं तो करेंसी बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो चुकी है। यानी भारत की तुलना में अगर देखें तो पाकिस्तान का जो रुपया है वो करीब 200 डॉलर के आसपास का उसका है। यानी भारत में अगर 80-82 रुपए का तीन गुना का करीब 3 गुना का अंतर आपको मिलता है। यानी पाकिस्तान को अपना तेल खरीदने के लिए, बाकी सारी चीज़ें खरीदने के लिए उसको ज़्यादा देना पड़ता है। और ऐसे में कई बार पाकिस्तान को लेके बात की जाती है कि पाकिस्तान के पास बड़ी मिनरल वेल्थ है, पाकिस्तान के पास में बड़े एसेट्स हैं। पाकिस्तान अगर देखा जाए, अगर इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग देखें, और इसमें आप देशों को, उनकी राजनीति और बाकी सारी चीज़ों को अलग हटा दें वरुण, अगर पाकिस्तान एज ए जोग्राफिकल एंटिटी और उसके एसेट्स को आप देखें तो वो एक प्रॉफिटेबल एसेट हो सकता था। लेकिन प्रबंधन अगर आप बेहतर करेंगे तो आप अपने संसाधनों से बेहतर
अर्जित कर सकते हैं, उनका बेहतर तरीके से आप उनसे लाभ कमा सकते हैं। पाकिस्तान की आबादी और उसके पास जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उससे वो ज़्यादा कमा सकता था अगर उसकी आदतें खराब न होती। जी। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो नए कर्ज की घोषणा हुई है इसके बाद पाकिस्तान ने 3 देशों को थैंक यू बोला है, सऊदी अरब को, चीन को और संयुक्त अरब अमीरात को। तो इसकी क्या वजह थी? ये थैंक यू किस लिए? देखिए, थैंक यू तो बोलना ही पड़ेगा क्योंकि इनकी ही बदौलत पाकिस्तान इस समय टिका हुआ है। अगर सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और चीन कर्ज रीस्ट्रक्चर करने के लिए तैयार नहीं होते तो पाकिस्तान को ये IMF का ट्रेंच नहीं मिलता। और पाकिस्तान के अगर टोटल आप डेट की बात करें तो ये 7 अरब तो केवल आप ऐसा मान लीजिए कि ये जीवन रक्षक घोल है, ये जीवन देने की 2 बूंद जिंदगी की है। हाँ। पाकिस्तान के ऊपर जितना कर्ज है उसकी तुलना में तो ये कुछ भी नहीं है। यानी करीब करीब 10 गुना जो है वो पाकिस्तान के ऊपर एक्सटर्नल डेट है। यानी करीब करीब आप मान लीजिए कि 135-140 करोड़ के आसपास का ये आंकड़ा बनता है मौजूदा स्थिति के अंदर। और इसके अलावा इसके अंदर एक्सटर्नल डेट अगर अकेले चाइना का ही जोड़ लें आप तो वो ही टोटल डेट अगर आप देखेंगे कि चीन का जो पाकिस्तान के ऊपर है 12 अरब डॉलर तो अभी उन्होंने रिस्ट्रक्चर करवाया है। इसका अगर टोटल कर्ज देखेंगे तो वो करीब करीब 60-63 अरब डॉलर के आसपास का है। तो इतना बड़ा कर्ज जिसका है, जिसके कर्ज तले आप दबे हुए हैं और जिसको आप अपना पोर्ट दे रहे हैं, अपने यहाँ के एसेट दे रहे हैं, यहाँ तक कि टापू देने के लिए भी तैयार है कई जगह के, तो वो अगर आपको हरी झंडी नहीं देता तो बचना मुश्किल था। तो ये पाकिस्तान की स्थिति है। पाकिस्तान ने चीन को इसलिए धन्यवाद बोला है क्योंकि चीन ने इजाजत दी कि IMF के साथ जाके भाई कागज जमा करा दो, बता दो कि हमने तुमसे क्या क्या एग्रीमेंट कर रखे हैं। क्योंकि पहले चीन ने मना कर दिया था कि भाई ये तो प्रिविलेज होते हैं, यानी आपके और मेरे बीच में अगर कोई समझौता हुआ है तो आप किसी तीसरे व्यक्ति को मुझसे बिना पूछे कैसे बता सकते हैं। तो IMF ने ये पूछना था, जैसे मैंने आपसे कहा कि IMF ये जानना चाहता था कि भाई आपने चीन से कितना कर्ज लिया है और ऐसा तो नहीं कि 7 अरब डॉलर जो आप हमसे लेके जा रहे हैं वो चीन को जाके चुका देंगे। तो पहले तो ये बताइए कि चीन के साथ आपने क्या क्या समझौते कर रखे हैं। तो भाई शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के जो भी सो कॉल्ड निजामदार थे वो सब गए चाइना, जाके बात की, पूछा कि भाई क्या हम वो पूछ रहे हैं हमसे बता दीजिए। तो अब मरता क्या ना करता, उन्होंने कहा साहब ऐसे कैसे होगा, आप हमारी बात उनको जाके क्यों बता देंगे। तो उन्होंने कहा साहब अगर नहीं बता पाएंगे तो हमको ये नहीं मिलेगा और ये नहीं मिल पाएगा तो आपका भी कर्ज कैसे चुकाएंगे। तो जैसे कई बार बैंक फंस जाते हैं कर्ज देकर और उन्हें फिर कर्ज रिस्ट्रक्चर करना पड़ता है क्योंकि भाई भागते भूत की लंगोट भली, कुछ तो मिलेगा कम से कम, वरना तो ये तो डूब ही जाएगा और डूब जाएगा तो सारा पैसा डूब जाएगा। तो कहाँ 63 बिलियन डॉलर जो आपका कर्जदार हो उसको आप 10-12 के लिए रिस्ट्रक्चर करने की इजाजत दे देंगे, कागज जमा करने की इजाजत देंगे। लगभग वही स्थिति ये हुई। ये तीनों देश वो देश हैं जिनका बहुत भारी कर्ज पाकिस्तान के ऊपर है और पाकिस्तान के एक तरीके से ये बड़े इन्वेस्टर मान लीजिए या पाकिस्तान इनके ऊपर निर्भर है ये मान लीजिए। तो यही वजह है कि पाकिस्तान ने इनको बड़ा धन्यवाद दिया है कि भाई इन्हीं की बदौलत हम बच पाए हैं। जी। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है कि ये जो नया कर्ज है तो पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, और क्या वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है अब ये मान लें कि संकट से निकल जाएगी? देखिए, मैंने कहा कि ORS का घोल है, तो ORS के घोल से आपको कुछ समय के लिए तो भाई जान का पे अगर संकट है तो जान बच जाएगी। लेकिन आप सोचें कि आप वहां पहलवान हो जाएंगे ORS का घोल पी के, तो ये तो नहीं होगा। उसके लिए तो आपको घी पीना पड़ेगा, सेहत बनानी पड़ेगी, वर्जिश करनी पड़ेगी, तो आपको व्यायाम जो है वो तो करना पड़ेगा। हाँ। भोजन भी लेना पड़ेगा और वो भोजन आप कर्ज से नहीं ले सकते। कर्ज के घी से सेहत नहीं बनती। तो ये जो कर्ज का घी है ये कुछ समय के लिए आपको तड़का लगा देगा। घर में दाल अगर नहीं बघारी जा रही है तो उसमें तड़का लग जाएगा, लेकिन वो आपके घर में जो है आप चाहें कि आप दावतें दे दें तो वो कर्ज के घी से मुमकिन नहीं होगा। तो जो सबसे बड़ा संकट आएगा, अब आएगा कंप्लायंस का संकट, कि वो जो वादे आप IMF को करके आए हैं वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं, वो वादे पूरे कैसे होंगे। क्योंकि वो वादे पूरे करने के लिए, क्योंकि देखिए जनता चाहती है कि सरकार उसको मैक्सिमम राहत दे। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पर टैक्स कंप्लायंस रेशियो जो है, GDP टू टैक्स रेशियो, वो एशिया पैसिफिक का जो एवरेज है 19% का, उससे बहुत कम है। करीब करीब 9% के आसपास का उनका टैक्स टू GDP रेशियो है, यानी पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन बहुत कम है। तो ऐसे में अब आप हाई टैक्स कंप्लायंस अश्योर करके आ गए हैं। IMF को आपने वादा कर दिया कि हम ये तमाम सुधारों से करीब करीब 48% वो बढ़ाना चाहते हैं अपना टैक्स कलेक्शन, और टैक्स GDP रेशियो को जो है वो 10% से ऊपर ले जाने की कोशिश है, 12%, 13% के आसपास ले जाने की कोशिश है। ये आंकड़ों की बात नहीं है, यानी आपको जनता पे ज्यादा टैक्स लगाने हैं, जनता से ज्यादा वसूली करनी है। और खासतौर पर किन से वसूली करनी है? यहाँ पर अब आपको ज्यादा वसूली करनी है
ज्यादा पैसे वाले लोगों से। तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो लोगों के पास ज्यादा पैसा है, जो सबसे ज्यादा टैक्स चोरी करते हैं, उन टैक्स चोरी करने वालों के ऊपर आपको सबसे ज्यादा नकेल कसनी है। ये नहीं, अब जो नए बदलाव हुए जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि क्या बदलने वाला है, तो पाकिस्तान में अब गाड़ी खरीदने के लिए आपको अपना टैक्स कंप्लायंस रेशियो बताना पड़ेगा कि भाई मैंने टैक्स इतने साल का मैंने टैक्स भरा है। इसके अलावा जमीन की खरीद फरोख्त के लिए, साथ ही एग्रीकल्चर के ऊपर भी उनके यहाँ पे अब उन्होंने टैक्स लगाया है, एग्रीकल्चर इनकम को लेकर भी। तो ऐसे बहुत सारे सुधार हैं जो किए हैं। अब ये सुधार कर आपने लागू तो कर दिए कागज के ऊपर, अब जमीन पर जब उतारेंगे तो जिसकी जेब में छेद होगा तो वो सबसे ज्यादा हल्ला मचाएगा, वो सबसे ज्यादा इस चीज की शिकायत करेगा। अच्छा, ये वो लोग हैं मालदार और रसूखदार लोग वरुण, जो कि पाकिस्तान की सियासत भी चलाते हैं। इनमें से कई लोग तो खुद पॉलिटिक्स के अंदर हैं। तो अब पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है और अभी पाकिस्तान को एक महत्वपूर्ण चीज करनी है। आपने आईएमएफ को तो अश्योरेंस दे दिया है, लेकिन अभी तो आपको अपनी संसद के अंदर नए कानून बनाने पड़ेंगे, नहीं तो जो भी आप ये कंप्लायंस रेशियो की चीजें कर रहे हैं ये कोर्ट में जाके अटक जाएंगी। तो आपको कानून पहले बदलने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो अब ये पाकिस्तान की जो उलझी हुई पॉलिटिक्स है, क्या वो ये तमाम एश्योरेंस डिलीवर कर पाएगी, ये वक्त बताएगा। बिल्कुल। अच्छा, पण एक जब हम बात कर रहे हैं लोगों की, पाकिस्तान की आवाम की, तब हमने तस्वीरें देखी पाकिस्तान की, वहाँ खाने पीने की किल्लत की तस्वीरें देखी, लाइन में लगे लोग देखे, आटे के लिए मारामारी देखी। तो ये जो नया कर्ज आया है, इसके बाद पाकिस्तान में जो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्या उस पर कुछ काबू हो पाएगा? पाकिस्तान की आम जनता को राहत मिलेगी? देखिए, माना तो यही जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो टैक्सेशन रेशियो इन्होंने चेंज किए हैं, टैक्स स्लैब चेंज किए हैं, उसके अंदर जो बड़ी आबादी है, यानी जो मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग की आबादी है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन नहीं पड़ने वाला है इसके अंदर। यानी उसके आटे दाल का भाव जो है वो नहीं गड़बड़ाएगा। पजेरो और जो लैंड क्रूजर चलाने वाले लोग हैं उनका जो टैक्स रेशियो है वो गड़बड़ा सकता है, क्योंकि जो हैवी टैक्सेशन है 35% से 36% से ऊपर का जो टैक्स है वो उन्हें चुकाना पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा बिजली के बिल वहाँ बढ़ गए, वहाँ पेट्रोल के रेट बढ़ गए, हमने देखा वहाँ गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ गए। तो आम जनता के ऊपर ये जो मार थी, अभी आम जनता के ऊपर मार से कोई बहुत ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद नहीं की जा रही है। बस इतना ही आप मान सकते हैं कि ये जो कुछ एश्योरेंस इन्होंने दिए हैं या जो भी टैक्स रिफॉर्म अभी तक समझ में आ रहे हैं इनके, जैसे मैंने आपसे कहा कि सारी चीजें अभी कागजी ज्यादा हैं, जमीन पर कम है। तो जमीनी हकीकत में क्या होगा ये तो अभी देखना होगा, लेकिन कागजों पर जो दिखाया और बताया जा रहा है उसके मुताबिक भी अभी जो आम लोग हैं उनके लिए रोजमर्रा जिंदगी की जो चीजें हैं उसके दामों में कोई बहुत इजाफा नहीं होना है, जैसा कि स्काई रॉकेटिंग अभी थी। क्योंकि अभी क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि उनके पास इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं बचे थे। क्योंकि आपके एक्सपोर्ट डाउन हो रहे हैं तो डॉलर कहां से आएगा? बाहर से जिन चीजों का आयात करना है। चूंकि एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान के अंदर बेराइट एक मिनरल होता है, जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुतायत में मिलता है। लेकिन पाकिस्तान बेराइट निकालता है और एक्सपोर्ट करता है, और आपके एक्सरे के लिए जो बेरियम पिलाया जाता है, बेरियम पिला के और उसके बाद एक्सरे किया जाता है, वो उसी बेराइट से बनता है। वो उसी बेराइट से बनता है और उसको मंगाया जाता है। इसको वो इंपोर्ट करते हैं, जिसके लिए डॉलर देते हैं, क्योंकि आपके पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें आप मिनरल को तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि धन संपदा होने के बावजूद भी अगर आपके कर्म ठीक नहीं है तो भाई फिर उसका लाभ नहीं मिलता है। अच्छा, हमने ये भी सुना था कि जो पाकिस्तान है वो चीन के कर्ज जाल में कुछ इस तरह फंस गया कि पाकिस्तान की लड़कियों की शादी चीन में होने लगी। पाकिस्तान के बांध, बिजली के प्रोजेक्ट, यहाँ चीन का दखल बहुत बढ़ गया। तो ये जो पूरा मामला है, मतलब चीन का कितना दखल इस वक्त पाकिस्तान में, क्योंकि उनके सीपैक में भी वो हिस्सेदार है। देखिए, सीपैक में हिस्सेदार है पाकिस्तान, एक तरीके से एक सैटेलाइट स्टेट बनता जा रहा है चीन का। ग्वादर के पोर्ट से लेकर गिलगिट बाल्टिस्तान, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर का जो इलाका है, उस पूरे इलाके के अंदर कई जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो चीन अपनी मर्जी से नक्शे के ऊपर लकीर खींचता है और कहता है कि मुझे मेरे सीपैक के प्रोजेक्ट के लिए ये ज़रूरी है। और चूंकि पाकिस्तान इतना ज़्यादा कर्जदार है कि वो पाकिस्तान के लिए वो तमाम चीज़ें देता है, और इसीलिए बलूचिस्तान के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान बलूचिस्तान में अपने लोगों को नज़रअंदाज करके चीन को खुश करने की कोशिश कर रहा है। उसी तरीके से सिंध के इलाके के अंदर स्थिति है। सिंध के इलाके के अंदर भी चाहे रोड के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे हाईवे के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे डैम के प्रोजेक्ट्स हों, उसके अंदर चीन को खुश करने के लिए। और जैसा मैंने आपसे कहा, ग्वादर के पोर्ट से लेकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट तक, ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर पाकिस्तान अपनी जमीन भी दे रहा है, पाकिस्तान अपना जो साधन संसाधन है वो भी दे रहा है, और कर्ज भी ले रहा है। उसके बावजूद
जो प्रॉफिट का रेशो है, यानी उन बांधों से जो बिजली बनेगी वो बिजली पाकिस्तान महंगे दाम पर खरीदेगा। तो इन तमाम शर्तों के साथ में चीन का जो दखल है वो पाकिस्तान में बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन जैसा मैंने क्या कहा कि कर्ज देने वाला जो है, अगर आपका रेशो ठीक नहीं है तो आप फिर आजीवन बंधुआ मजदूर हो जाते हैं। तो ये पुराने साहूकार के वही खाते टाइप की स्थिति है कि कर्ज पे कर्ज चढ़ता चला जा रहा है और वो बंधुआ मजदूर है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस कर्ज के बोझ से, कर्ज के जाल से मैं निकलूं कैसे, क्योंकि वो कर्ज चुकाने के लिए फिर और कर्ज लेकर आया है। तो पाकिस्तान में जो चीन की स्थिति है कि चीन अब उसको वो जो प्रोजेक्ट्स हैं सीपैक के, वो सीपैक के प्रोजेक्ट पूरे पाकिस्तान के अंदर फैले हुए हैं। ऐसे में खतरा चीन के सामने भी है कि अगर पाकिस्तान फेल हो जाता है तो पूरा सीपैक का प्रोजेक्ट डूब सकता है उसके लिए। जी अच्छा सर, खबरें तो ये भी थी कि चीन में गधों का मांस खाया जाता है और इस वजह से पाकिस्तान के जो गधे थे उनको चीन भेज दिया गया। हाँ, इस तरीके की कई खबरें आती रही और चूंकि चाइना के अंदर मांसाहार, चीन की आबादी बहुत ज़्यादा है, मांसाहार वो मुख्य रूप से आहार का स्रोत है इसलिए, और ये बात आपकी सही है, इस तरीके की कई रिपोर्ट सामने आई। लेकिन आप देखिए, जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इतने मुश्किल के दौर में और ऐसे ख़राब दौर के अंदर है कि अगर उन्हें पता चलेगा कि भाई छत जो है, छत के कबेलू बेचने से कुछ और पैसे मिल सकते हैं, तो वो कुछ दिन बिना छत के रहने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। कुछ इस तरीके के सूरत हाल है। तो गधा हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे कोई जानवर हो, वो इस तरीके से उनकी तस्करी तक होने लगी है पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा जैसे जो घासलेट की वहाँ पे तस्करी के मामले सामने आए थे, खासतौर पर ईरान बॉर्डर के ऊपर, या इस तरीके की रिपोर्ट सामने आई थी कि भाई जो शादियाँ हैं वो इस तरीके से हो रही हैं। तो जिसकी कैप्टिव स्टेट के साथ क्या होता है कि उसके संसाधनों के ऊपर दूसरे का हक होने लग जाता है, और वहाँ पर फिर सबसे ज़्यादा कीमत अगर किसी की घटती है तो वो ईमान की कीमत घटती है। तो यहाँ पर ईमान की कीमत घट चुकी, चूंकि आर्थिक संकट इतना ज़्यादा गहरा है कि घर चलाने के लिए तो फिर वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि चाहे बच्चों को लोग भीख मांगने के लिए कहीं भेजने लग जाएं या बच्चों को बेचा जाने लग जाए, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो सामाजिक कुरीतियां बढ़ जाती हैं अगर आर्थिक संकट बढ़ता बिल्कुल है। क्योंकि खबरें, जब आपने कहा भीख की, बच्चों की, तो खबरें ये भी थी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो भिखारी हैं वो पाकिस्तान से हैं, और तमाम रिपोर्ट्स आई मीडिया में, बहुत छाई रहीं कि पाकिस्तान के भिखारी दूसरे देशों में भी जाके भिक्षावृत्ति के काम में लगे हुए हैं। बिल्कुल, और हाल ही में तो सऊदी अरब, जो कि मक्का मदीना वहाँ पर है और इस्लामिक देश होने के कारण बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तान के लोग जो हैं वो वहाँ पर हज करने के लिए जाते हैं, ज़ियारत के लिए वहाँ पर जाते हैं। और ऐसे में कई लोग बच्चों को ले जाते हैं, जो कि बच्चों पर किसी का ध्यान नहीं होगा या बच्चों को कोई ऐसा मानता नहीं है कि इनकी ट्रैफिकिंग इस तरीके से की जा रही है धर्म के की आड़ में। लेकिन ये भी एक कारोबार है जो कि एक काला कारोबार है, जो इसकी आड़ में, इस आर्थिक संकट की आड़ के अंदर पनप रहा था। और उसको लेकर अब चूंकि भिखारियों की संख्या बहुत बड़ी, और ये कोई पहला मौका नहीं वरुण, इससे पहले भी कई बार रिपोर्ट्स आई हैं जिसको लेकर सऊदी अरब की तरफ से इस बात को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी कि भाई आपके लोग यहाँ पर आते हैं और वो आते हैं हज के नाम पर वीज़ा लेकर, और उसके बाद यहाँ पर चूंकि धार्मिक जगह है इसलिए लोग ज़कात दे रहे हैं या लोग जो हैं दान पुण्य कर रहे हैं, इस चक्कर में लोग वहाँ पर भीख मांगते हैं और उस चक्कर में बहुत सारे लोग वहाँ जाके रुक जाने लगे। और जब सऊदी अरब को लगा कि भाई इस वीज़ा रेजीम का या जो धर्म के नाम पर सुविधाएं दी जा रही हैं उसका गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है, तो उन्होंने सख्ती के साथ पाकिस्तान से कहा कि भाई आपके यहाँ से बहुत सारे लोग ये सब करने के लिए आ रहे हैं, तो आप अपने यहाँ पर सख्ती करिए, वरना हम यहाँ से सख्ती करेंगे और इस तरीके के वीज़ा देना बंद करेंगे। हाल ही में उन्होंने कुछ वीज़ा का कोटा भी कट किया है पाकिस्तान के लिए, और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका था। लेकिन जैसा मैंने कहा भाई, चाल चलन देखने के साथ बर्ताव किया जाता है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक मामला ये भी सामने आया था कि पिछले दिनों जो तेल और गैस के भंडार हैं उनका पता चला पाकिस्तान में कि बहुत बड़ा तेल और गैस का वहाँ खोज हुई है, और अब पाकिस्तान आर्थिक संकट से भी उबर जाएगा और दुनिया का सबसे अमीर देश भी बन जाएगा। एक रिपोर्ट और आई जिसमें ये बताया गया कि वहाँ सोने का एक बहुत बड़ा भंडार है, और वो इतना सोना है, वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना है, और अब पाकिस्तान तो बस अमीर बन ही गया समझो। तो इनकी बड़ी चर्चा थी, क्या आपके पास रिपोर्ट है इसको लेकर? देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। यानी यदि आप कर्महीन हैं तो आपके पास कितने ही साधन क्यों ना हो, आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। जहाँ तक रिपोर्ट्स का सवाल है,
एक्सप्लोरेशन बहुत सारी जगह पर हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी बहुत सारी जगह एक्सप्लोरेशन हुए और कई जो एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, वो इस तरीके के जेवीज करती रहती हैं सरकारों के साथ में कि कहाँ भंडार निकल सकता है, प्राकृतिक भंडार कहाँ हो सकता है। तो एक्सप्लोरेशन जो हुआ, लेकिन एक्सट्रैक्शन कितना हो पाएगा, यानी जिन रिपोर्ट्स का आप जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान के ही अपने अखबारों को पढ़ें, वहाँ के अपने ही एक्सपर्ट्स को अगर आप सुने तो उनका कहना है कि अभी तो जो तेल गैस के भंडार की बात की जा रही है कि वो एशिया का सबसे बड़ा तेल गैस का भंडार निकला है मिडिल ईस्ट के बाद में, उस भंडार के अंदर उसको निकालने में ही अभी 5 साल का वक्त लगेगा। $5 बिलियन, यानी देखिए 7 बिलियन का तो कर्ज ही अभी उन्होंने लिया है, $5 बिलियन उसके एक्सट्रैक्शन के अंदर लगेगा और तब कभी आप ऐसी स्थिति में आएंगे कि आप उसे बेच पाएं। तो ना नॉर्मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी वाला जो मुहावरा है वो यहाँ पर फिट बैठता है। फिलहाल पाकिस्तान के पास में नेचुरल रिसोर्सेस का, जैसा मैंने आपसे कहा कि बेराइट है तो हाँ, लेकिन आप निकाल के करते क्या है, प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, आप बाहर बेच देते हैं और जो प्रोसेस प्रोडक्ट होता है वो हमेशा महंगा होता है, तो वो प्रोडक्ट को प्रोसेस करने की कैपेसिटी आपके यहाँ पे नहीं है। तो ये जो नेचुरल गैस, ऑयल, मिनरल, पाकिस्तान के अंदर कोयला है, पाकिस्तान के यहाँ पे कॉपर है बलूचिस्तान के इलाके में, लेकिन आपका आधे से ज्यादा मुल्क तो आपने चीन को कर्जे पे दे रखा है। वहां पे जो नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन है उसके लिए आप चीन पर निर्भर हैं, आपके पास अपनी इन हाउस कैपेसिटी नहीं है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ा चैलेंज है और यही वजह है कि 25 करोड़ की आबादी जब भीख मांगने के लिए बाहर जाने के लिए लोग जा रहे हों, अगर इतने संसाधन हैं तो फिर क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये संसाधन यहाँ के काम के नहीं है, क्योंकि वो आप निकाल नहीं पा रहे हैं, उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और पाकिस्तान को लेके, पाकिस्तान के आर्थिक प्रबंधन पर वरुण जब भी बात होती है, एक चीज की बात सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, पाकिस्तान की फौज अपने आप में, वो ऐसा कहा जाता है कि और देशों के पास में जो है, देशों के पास फौज होती है, पाकिस्तान की फौज एक ऐसी है जिस फौज के पास में देश है, तो वहां पर वो अपने आप में एक पैरेलल सत्ता है। पाकिस्तान में फौजी सीमेंट है, पाकिस्तान के अंदर फौजी डिस्टिलरी है, पाकिस्तान के अंदर फौजी जो पूरा लैंड का निज़ाम है, और बड़े बड़े जनरल्स को जो है, जिस तरीके से DHA, डिफेंस हाउसिंग जो एजेंसी है, अथॉरिटी है, वो बड़े बड़े प्लॉट दिए जाते हैं। तो सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सारा जो मेन कहा जाए कारोबार, उस पर एक तरीके से फौज का कब्जा है और बहुत बड़ा जो रेवेन्यू वो जनरेट करती है वो फौज अपने ही कामों में लेती है। उस ऐसा नहीं है कि जो फौजी कंपनी, फौजी सीमेंट जो है, उससे जो लाभ आ रहा है वो लाभ पाकिस्तान के खजाने में जा रहा है ना, ऐसा पाकिस्तान की फौज के पास पाकिस्तान की फौज के पास जाता है और पाकिस्तान की फौज अपने लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। तो ये अब आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान कोई अलग तो है नहीं, लेकिन जो सरकार की पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, चाहे वो पोलियो की दवा पिलाने का मामला हो, कोविड के वैक्सीन लगाने का मामला हो, उसके लिए वो फौज का जो पैसा है, जो सीमेंट फैक्ट्री से आया है, वो नहीं जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रणय, आपने तमाम चीज़ें बताई पाकिस्तान के बारे में, और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये जानकारी बहुत रोचक लगी होगी। तो दर्शकों के अगर कोई सवाल हों तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराएं, ताकि अगले वीडियो में अगर जब हम पाकिस्तान पर बनाएंगे तो उन सवालों का जवाब भी ज़रूर देंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, धन धना धन के एक नए एपिसोड के साथ। आप देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।